राहुल जी को सम्मानित करें। डॉक्टर केपी सिंह जी, मिलन सिंह चंद्रवंशी जी। डॉक्टर केपी सिंह जी, मिलन सिंह जी। कन्हैयालाल चौहान, तरुण सिंह पिंटू, मुकुटधारी चौहान जी, बुद्धू नूनिया जी की पोर्ट्रेट के साथ। कन्हैया चौहान, तरुण सिंह पिंटू, मुकुटधारी चौहान जी अपना मोमेंटो लेके तुरंत राहुल जी को सम्मानित करें। रवि कुमार गोल्डन जी, रवि गोल्डन कुमार जी। इंजीनियर पूर्णिमा चौधरी जी, वंदना चौधरी जी, विनोद कुमार चौधरी जी और रानी चौधरी जी। फ्रीडम फाइटर जगलाल चौधरी जी का पोर्ट्रेट लेकर राहुल जी का सम्मान करें। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, अभी करेंगे ना, तो जाओ। पूनम यादव जी, पूनम यादव जी जाइए। पूनम यादव जी राहुल जी को सम्मानित करें। इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने बाबू जगजीवन राम जी के ऊपर अनेकों किताबें लिखी हैं। इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी अपनी पुस्तक जो बाबूजी के ऊपर लिखी है वो राहुल जी को देकर सम्मानित करें। प्रोफेसर अखिलेश दयाल जी, उदय चंद्रवंशी जी, वो अपना मुकुट लेकर तुरंत राहुल जी को सम्मानित करें। करते इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी तुरंत पुस्तक देके जो बाबूजी के ऊपर लिखी है सम्मानित करें। डॉक्टर अजय प्रकाश सरोज जी, अजीत भारती जी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर। डॉक्टर अजय प्रकाश सरोज जी और अजीत भारती जी। नीचे से कोई ऊपर नहीं आएगा। ठीक ठीक ठीक, आप डॉक्टर रतनलाल, सुधांशु, प्रोफेसर सुधांशु जी, कासिफ भाई, हेलो,
काशी भाई, हाँ इधर बोला ना, जाओ। एसपी सिंह लबाना जी, अमर आजाद जी, जल्दी देखो, जल्दी जाओ। अमर आजाद जी, फटाफट देखो, जल्दी आओ। विशाल यादव जी, सम्मान का दौर खत्म हुआ और अब कुछ वक्ता जननायक न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, जो सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को एक अगवा के तौर पर, एक सेनापति के तौर पर संसद के अंदर भी और सड़क पर भी पूरे देश में पैदल चल के इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जिसमें जातीय जनगणना, आर्थिक शैक्षणिक सर्वे और तमाम तरह का डाटा कलेक्ट हो, सबको सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी मिले, इस न्याय की लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को हम सब के जनप्रिय नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी आज हम सबको संबोधित करेंगे कि इस न्याय को, लड़ाई को किस दिशा में लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है, क्यों ये जरूरी है, क्यों भारत को बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हमारा आपका सबका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चंद साथी अपनी बात रखेंगे और मैं जिनका नाम पुकारूं वो लोग मंच पे आके बोलेंगे, लेकिन उसमें वो समय का, गरिमा का ध्यान रखें। प्रोफेसर रतनलाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो 3 मिनट के अंदर अनुशासन रखते हुए अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर रतनलाल जी। शुक्रिया, किसी औपचारिकता में नहीं जा रहा हूं। राहुल जी आजकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन हर फील्ड में, इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में, एवरीवेयर, इकोनॉमी में, संस्थान में, हर जगह बात कर रहे हैं। और ये बात जो कर रहे हैं ये उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका सपना गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इंदिरा जी, बाबू जगजीवन राम, राजीव गांधी, इवन यूपीए 1 में भी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला था, यूपीए 1 में भी SC/ST के लिए ड्राइव चला था। उसी कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और लेकिन मुझे कई बार थोड़ा सा परेशानी होती है कि हमारे समाज के लोग, जिनको मैं खास तौर से दलित समाज के लोग जिनके बारे में बात करता हूं, वो खाली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं, इंस्टीट्यूशन पे बात नहीं करते हैं, इकोनॉमी पे बात नहीं करते हैं। तमाम और संस्थान हैं, जुडिशरी है, यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम तरह के संस्थान हैं, वहां भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। आज राहुल जी के आने से पहले हमने एक बाबू जगजीवन नाम पे एक पैनल डिस्कशन किया था और इंजीनियर साहब ने अभी किताब भेंट की है। और पिछली बार जब दिल्ली में थे तो हमने कहा था कि इमरजेंसी को जो है ना, उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं, अग्रेसिव होकर बात करना है इमरजेंसी के ऊपर, क्योंकि इमरजेंसी वो दलितों के लिए गोल्डन एरा था और उस समय इतने काम अफर्मेटिव एक्शन हुए। इंदिरा गांधी जी बन गई थी दलितों की अम्मा और दलितों को लोग कहते थे सरकारी दामाद। और उस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका, जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, वो बाबू जगजीवन राम थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1982 तक 20 लाख सरकारी कर्मचारी दलित समुदाय के बने थे। 20 लाख, 20 लाख फैमिली, 20 लाख बने थे। और आरएसएस, बीजेपी उन्हीं संस्थानों को बर्बाद कर रही है, छीन रही है। एजुकेशन खत्म है, यूनिवर्सिटी खत्म है, वजीफा खत्म है, फेलोशिप नहीं है, कुछ नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब भारत गरीब देश था तो उन्होंने मुफ्त शिक्षा दी, रोजगार दिया, पेंशन दिया। अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने आके सबसे पहले वो तीनों चीज छीन लिया। राहुल जी वही बात कर रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू उस समय बात कर रहे थे, वही बात कर रहे हैं। इंदिरा जी कह रही थी, बाबू जगजीवन राम कह रहे थे, वही बात कह रही है। लेकिन हमारे समाज के लोगों, मैं आखिरी बात कह रहा हूं,
आप सब सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए खाली आते हैं, लीडर से मिलते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, अगर एक एजुकेशन खत्म हो गया, दलित मिडिल क्लास, बैकवर्ड मिडिल क्लास, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हर संस्थान में रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़िए। और मैं समझता हूं कि जो आवाज सोशल मीडिया पे हम लोग उठा रहे थे इतने वर्षों से, अनिल जैन साहब हमारे साथ हैं, हम लोगों ने रोस्टर के सवाल पे भारत बंद कॉल किया था और जीता था। इसी मोदी सरकार को हमने हराया था, विश्वविद्यालय से वो आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसलिए विश्वविद्यालय में चूंकि बागी बनते हैं, बागी कोट अनकोट कह रहा हूं, वो व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। आपके बच्चे अब आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर बनने, वो सवाल उठा रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। इसलिए खाली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मत लीजिए, लिमिटेड सीट है, नौकरियां लाखों लाख मिल सकती है, बहुत लोग करोड़पति बन सकते हैं बिजनेस करके। तो जो राहुल जी बात कह रहे हैं उसको गंभीरता से समझिए और आज जाइएगा घर में तो इत्मीनान से सोचिएगा कि इस देश के संसाधन में हिस्सेदारी की बात हो रही है, सिर्फ एमएलए एमपी बनने की बात नहीं हो रही है। शुक्रिया। जय भीम, जय जगजीवन। धन्यवाद प्रोफेसर रतनलाल जी, आपने समय का ध्यान रखा, इसके लिए विशेष धन्यवाद। अब अगले वक्ता के तौर पे मैं शशि पंडित जी से निवेदन करूंगा वो आए और समय का ध्यान रखते हुए केवल 3 मिनट में अपनी बात रखेंगे। मुझे अनुशासन की पूरी उम्मीद है। शशि पंडित जी। सर्वप्रथम न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को जय भीम, जय बापू, जय कर्पूरी। उपस्थित मंच पे सभी गणमान्य को संजीव कुमार बिट्टू की तरफ से प्रणाम, नमस्कार। इतनी भीषण गर्मी में बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे अति पिछड़ा भाइयों का ये हौसला देखकर हमें लगता है कि बदलाव दिख रहा है और बदलाव निश्चित है। तो साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी जिस भारत के लिए सीने पे गोलियां खाई है, उस भारत का सपनों को प्रायोगिक तरीके से आरएसएस और बीजेपी द्वारा खत्म किया जा रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और आरएसएस का इतिहास रहा है, ना तो ये आजादी में रहे हैं साथ हमारे, ना ही बाबा साहब के संविधान को अपनाया है। इतिहास गवाह है इस चीज का कि हमेशा दलितों पे इन्होंने अत्याचार किया, अति पिछड़ों पे अत्याचार किया है, ये आप लोगों ने देखा है। अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान में हम लोग को अगर कहीं कद्र मिलता है तो फिर यही मिलेगा। और ये देखिए, हमारे राहुल गांधी जी संविधान की बात को लेकर पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं ताकि सभी को सामाजिक न्याय मिल सके। आज देश भर में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाकर देश में अमन चैन बीजेपी ने समाप्त कर दिया है। आपका परिवार कहकर अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, बीजेपी का नाम लेता है, तो समझ जाइए कि आपको वह पूर्व से आपको पीछे ले जाना चाहता है और आपको वहीं ले जाकर फिर से उसी माहौल में आपको जिलाना चाहता है। इससे आगे गुलामी में ले जाना चाहता है। वह संविधान बदलने वाले लोगों से मिला हुआ है। ऐसी पार्टी वाले लोगों को कभी हम वोट नहीं करेंगे। आज संकल्प लेना होगा, आज इस सभा से, आज इस मंच से संकल्प लेना होगा साथियों। राहुल गांधी जी को हम लोग हाथ मजबूत करें। क्या आप लोग चाहते हैं? एक बार बोले राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, जननायक कर्पूरी बाबूजी अक्सर एक गीत गुनगुनाया करते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है, जो सोवत है, जो जागत है, जो पावत है। इन्हीं सब शब्दों से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे। जय भीम, जय प्रजापति, जय कर्पूरी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ओम प्रकाश महतो जी से निवेदन करूंगा वो आए और 3 मिनट के अंदर अनुशासित सिपाही की तरह अपनी बात रखें।
बुद्धू नूनिया जिंदाबाद, बुद्धू नूनिया जिंदाबाद, मुटुकधारी चौहान जिंदाबाद, रामचंद्र विद्यार्थी जिंदाबाद, बाबू जगजीवन राम जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद। मैं ओम प्रकाश महतो आप सभी जनता जनार्दन लोगों से जनता जनार्दन लोगों का वंदन एवं अभिनंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए। साथ ही मंचासीन सभी साथियों को मैं और गार्जियनों को सम्मानित करते हुए हमारे न्याय को योद्धा राहुल गांधी जी का मैं सत सत नमन करता हूं कि मैं 25 फरवरी को 2025 को राहुल जी से मिला और राहुल जी से मैंने विनम्र प्रार्थना किया कि हमारे नमक सत्याग्रह आंदोलन के 95वां वर्षगांठ पे आप मुख्य अतिथि के तौर पर श्री कृष्ण मेमोरियल में आए और हमारे समाज को मैसेज दे, जो हमारा नोनिया बिन बिलदार समाज है, अति पिछड़ा समाज है, जो हमारा दलित समाज है, और इस समाज का नाम ले कि हम लोग आज तक आजादी के लड़ाई में इस समाज का प्रतिनिधित्व तो कहीं नहीं हो पाया है। मेरा समाज पूरा दबा कुचला हुआ समाज है, इसलिए आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार कि इस नूनिया बिन बिलदार और नमक सत्याग्रह के 95वां वर्षगांठ पर आप श्री कृष्ण मेमोरियल में आए। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश में हमारा नोनिया बिन बिलदार जो भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न प्रदेशों में पाए जाते हैं, उनका 7.5 से 8 करोड़ आबादी है और हम चाहेंगे कि इसी तरह के कार्यक्रम हमारा अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों से हमारे यहाँ कॉल आ रहा है कि ओम प्रकाश जी, आप राहुल जी का समाज का इसी तरह कार्यक्रम हमारे समाज का यूपी में करावे, असम में करावे, बंगाल में करावे, उड़ीसा में करावे। इसलिए हम राहुल जी से ये विनती करते हैं कि आप आने वाला समय में हमारे समाज का कार्यक्रम, जैसे आने वाला चुनाव वेस्ट बंगाल में है, आने वाला चुनाव पंजाब में है, आने वाला चुनाव असम में है, इसमें आप हमारे समाज के कार्यक्रम में आइए और हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाइए, क्योंकि मेरा समाज शुरू से गांधीवादी विचारधारा का रहा है और आज भी है। इसलिए आप इसमें आइए। साथ ही साथ मेरा एक और कहना है कि हमारे समाज के मुटुकधारी चौहान, बुद्धू नूनिया, रामचंद्र विद्यार्थी और बाबू जगजीवन राम सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं एक बार और आग्रह करता हूं कि ये जो संविधान का सुरक्षा का आपने बिगुल फूका है, इस बिगुल में हमारा समाज तन मन धन से आपको साथ देने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, नोनिया बिन बिलदार का समाज। साथ ही साथ राहुल जी एक बार आपको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देंगे कि आपने जो 25 फरवरी की आपसे मुलाकात हुई और नमक सत्याग्रह में आने का जो सहमति दिया, इसलिए मेरा समाज आपके लिए, आपके ऊपर सदा सहभागी रहेगा। साथ ही साथ जय बुद्धू नूनिया, जय बुद्धू नूनिया, जय मुटुकधारी चौहान, जय संविधान। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय नूनिया समाज। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अब मैं बच्चू प्रसाद बीरू जी से निवेदन करूंगा, वो आए और 3 मिनट के अंदर आप अपनी बात रखें। प्लीज समय का ध्यान रखिएगा प्लीज। सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित साथियों, इससे मंच पर बैठे न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे नूनिया बिन बिलदार और अति पिछड़ा समाज और तमाम समाज के साथियों, हमारे मंच पर बैठे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी और हमारे पार्टी के नेतागण, साथियों, ये अवसर हम लोग तलाश रहे थे
और पिछले दिनों जब 6 अप्रैल को हम हर वर्ष पटना के अंदर नमक सत्याग्रह मनाते रहे हैं, एक ही दिन पर 2 कार्यक्रम हो गया। हमारा कार्यक्रम मिलर हाई स्कूल में तय हो गया और इस असमंजस में उस प्रोग्राम को कैंसिल करके 7 तारीख को बनाया गया इस कार्यक्रम में कि दोनों लोग मिलकर इस कार्यक्रम को करें। राहुल जी से मिलने के बाद हमने अपना आवेदन दिया कि हमारे कार्यक्रम में भी आप आएंगे। श्रीमान ने स्वीकृति दी और पहले भी हम श्रीमान से मिल चुके हैं। साथियों, बस सिर्फ इतना कहना चाहेंगे आपसे कि राहुल जी या राहुल जी की टीम या राहुल जी की पार्टी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं लोग, देश में सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं लोग। अगर लड़ा जा रहा है तो इस देश को बचाने के लिए राहुल जी की टीम और राहुल जी के लोग लड़ रहे हैं। हम लोग राजेश लिलोठिया साहब की टीम में काम करते हैं और लिलोठिया साहब ने जो हम लोगों को शिक्षा दी है कि इस देश में अगर रहना है तो हम लोगों को संविधान के रक्षा करना होगा और जब तक संविधान सुरक्षित नहीं है हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं सिर्फ इतनी बात कह के समाप्त करना चाहूंगा कि हर दर्द बढ़ रहा है दरमान के बगैर, हर दर्द बढ़ रहा है दरमान के बगैर, जुल्दान कुछ नहीं है संविधान के बगैर। किश्ती है राहे हक में मौजा खिलाफ है, दरिया में तैरना क्या तूफान के बगैर। एक पल में खत्म होगा सोलो की भी गरूर, बारिश जरूर होगी इम्कान के बगैर, बारिश जरूर होगी इम्कान के बगैर। यह बहुरुपया सरकार जो देश की जनता को ठग रही है, जो देश को मिट्टी में मिलाने के लिए सोच ली है, नोनिया समाज, लौनकार समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, यह समाज राहुल जी के पीछे मजबूती के साथ खड़ा है और इसको हम लोग इस देश में भगा कर छोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक लाइन अब बोलकर हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे कि गांधी, महात्मा गांधी, नमक सत्याग्रह, ये जो लड़ाई लड़ रहे थे देश की आजादी का, उनके पीछे देश के सेठों साहूकार नहीं थे, भूखी नंगी जनता जिनके कंगाल से करकती हुई आवाज निकलती थी और उन्होंने देश को आजादी दिलाने का काम किया। ठीक उसी तरह श्री राहुल गांधी के पीछे देश के गरीब जनता खड़ी हो गई है और देश को आजादी मिलने जा रही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल गांधी। धन्यवाद बीरू जी। इससे पहले कि मैं अंशुल अभिजीत जी को बुलाऊं, डॉक्टर केपी सिंह जी आए और 3 मिनट के अंदर अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। अमर शहीद विद्यार्थी जी, रामचंद्र विद्यार्थी, बुद्धू नोनिया और जितने भी हमारे देश के शहीद हैं सभी को कोटि कोटि नमन। और न्याय के लिए सारे देश में विचरण करने वाले, सुख सुविधा को त्याग करने वाले, हमारे साथ दलित, अति पिछड़ा और वंचित समाज के साथ खड़े होने वाले माननीय राहुल जी, दलित समाज के मसीहा राजेश राम जी एवं उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। महाशय, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं था, लेकिन ये वास्ता तब पड़ा जब बिहार में अन्याय हुआ। नीतीश की सरकार और एनडीए सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया और जब अन्याय किया तो उनके साथ खड़ा होना मेरा धर्म था, उसके विरुद्ध खड़ा होना मेरा धर्म था। मैं चिकित्सा छोड़ करके और गली गली घूमने लगा, लोगों को जगाने लगा
और ये एनडीए सरकार ने क्या किया है इसे बताने लगा। 3 जननायक ने बैकवर्ड को 2 भागों बांट दिया था, पिछड़ा और अति पिछड़ा। अति पिछड़ा में भूमिहीन थे, दलित थे और वंचित समाज के लोग थे, ये कामगार लोग थे। इनको 18% आरक्षण दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने 3 जातियों को उसमें जोड़ करके मेरे आरक्षण को शून्य कर दिया। स्वाभाविक है, अगर आरक्षण है तो हम हैं, जननायक हैं, और आरक्षण नहीं है तो जननायक नहीं है। मैं कसम खाता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं जननायक को मरने नहीं दूंगा, उनके विचारों को मैं मरने नहीं दूंगा। न्याय योद्धा से मैं न्याय की गुहार करता हूं। सुनते आए हैं कि ये अति पिछड़ा समाज एक जिन्न है। जब ये जिन्न लालू जी के साथ था तो सत्ता उनकी थी। ये जिन्न जब नीतीश बाबू के साथ गया तो उनकी सरकार बनी। मैं चाहता हूं कि ये जिन्न राहुल गांधी जी साथ ले। जिस दिन ये साथ लेंगे ये पूरा बिहार आपका अपना हो जाएगा, मेरा यह दावा है। मैं कोई झूठा वचन नहीं देता हूं, मैं वही कहता हूं जो होने वाला है। पूरा भारत की बात, कृपया शांति बनाए रखें। भाषणबाजी या हल्ला करना मुझे पसंद नहीं है। मैं काम में विश्वास रखता हूं जैसे राहुल गांधी रखते हैं। मैं माननीय राहुल गांधी से यही कहना चाहता हूं कि 40 जिला में, हर जिला में एक एक अति पिछड़ा को लड़ाइए, मूल अति पिछड़ा को, और देखिए कि जिन्न कैसे निकलता है, सरकार कैसे बनती है। ये अपने दम पर आप सरकार बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैं सभी बंधुओं से, मैं बहुत करीबी से रहा हूं कांग्रेसियों के बीच, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि सिर्फ कांग्रेस का ठप्पा लगाने से काम नहीं चलेगा। असली कांग्रेस वो है, असली कांग्रेसी वो है जो कांग्रेस के लिए रोड पर उतरे, जो जन जन पर जाए, जो प्रसार करे और जो लोगों को जगाए राहुल गांधी के पक्ष में। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो कांग्रेसी कहना बंद कर दीजिए। मेरा निवेदन है, उत्साह में कुछ मैं अधिक बोल दिया हूं। अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूं माननीय राहुल गांधी जी को कि अति पिछड़ा से हर जगह सीट छीन लिया जाता है। कुछ नजारा आज भी ऐसा था, मुझे पसंद नहीं आया, और जो मैं पसंद नहीं आता हूं आया, मैं कहने से कोई गुरेज नहीं करता हूं। मैं पूरे समर्थन के साथ सभी अति पिछड़ा को लेकर के मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, दिल से जुड़ना चाहता हूं। राजनीति जो है ना, अगर दिल से नहीं हो, सिर्फ दिमाग से हो, तो फिर वही होगा जो एनडीए कर रहा है। हम सिर्फ राम नाम का झंडा लेकर घूमते रहेंगे और हमसे रोटी दूर चली जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी राजनेता हैं वो दिमाग के साथ दिल से काम ले। जब तक दिल का समावेश नहीं रहेगा तब तक जो है राजनीति नहीं होगी, सिर्फ वो खोखलापन रहेगा। महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या फिर जो है ना कि राहुल जी हो, वो दिल से लेकर के राजनीति करते हैं, दिमाग के साथ दिल भी लगाते हैं। और जब दिल जुड़ता है तो लोगों का प्यार, लोगों का ये और सारा जो है ना उनका दर्द अपने में समेट करके लगता है कि कब इनको इससे निजात दिलाए। इन्हीं बातों के साथ मैं कुछ अधिक कह दिया हूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर केपी सिंह जी। इससे पहले कि मैं जननायक न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को बुलाऊं, उससे पहले हमारे बीच बाबू जगजीवन राम जी के नाती, मीरा कुमार जी के पुत्र अभिजीत जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। अंशुल अभिजीत जी प्लीज आए, अपनी बातों से, सारगर्भित विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने ये सामाजिक न्याय का मुहिम चलाया और भारत जोड़ो यात्रा में तो मैं उनके साथ था, और वो हुजूम, वो ऊर्जा सचमुच देखने लायक थी। राहुल जी, इस सामाजिक न्याय के संघर्ष में हम आपके साथ हैं। आज सभा के संचालक कर्ता गौतम जी, शकील जी, राजेश राम जी, कृष्णा लुवरू जी, जय हिंद जी, रतनलाल जी, मनोज राम जी,
रवि जी, राजेश लिरोटिया जी, राजेंद्र प्रसाद जी, अखिलेश्वर जी, चंदन यादव जी, शशि पंडित जी, ओम प्रकाश जी, महतो जी, बच्चू प्रसाद जी, केपी सिंह जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर मौजूद सब सामाजिक न्याय के योद्धा साथियों, दोस्तों, कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले बाबू जगजीवन राम जी की जयंती मनाई गई, जिसमें राहुल जी की उपस्थिति हुई उनके पूर्व निवास स्थान में। तो मैं बाबूजी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहे, वो हमारी आवाज बुलंद करते रहें, वो हमारी जो इरादे हैं वो पुख्ता करते रहें, वो हमारे हाथ मजबूत करते रहें, क्योंकि ये जो संघर्ष है ये बहुत कठिन है, हमारा भविष्य बहुत कठिन है। बाबूजी तो मेरे नाना जी थे और मैं नाती हूं, तो उनके बारे में जब बात करता हूं तो काफी भाविक हो जाता हूं। लेकिन एक बात जरूर सच है कि जब मेरा व्यक्तिगत जीवन में आत्मसंदेह का वक्त आता है, जब काली घटा छाए रहती है, जब नजर बैठती नहीं, तो मैं बाबूजी की जीवनी को याद कर लेता हूं और भारत जोड़ो यात्रा की तरह मुझे भी बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है बाबूजी की जीवनी को याद करके। जरा सोचिए, 100 साल पहले, 110 साल पहले उनकी पैदाइशी हुई थी एक छोटे से गांव चंदवा में, जो आरा के पास है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने 10 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। जब आरा टाउन स्कूल में 2 घड़े रखे हुए थे, एक दलित के लिए और एक दूसरों के लिए, सुवर्ण के लिए, और बाबूजी ने आक्रोश में उनको तोड़ दिया। 10-15 साल की उम्र थी उनकी। बाबूजी अव्वल नंबर भी लेके आते थे, गणित उनका प्रिय विषय था, 100% उसमें लेके आते थे। बल्कि राहुल जी, बाबूजी तो एक साइंटिस्ट बनने जा रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी का नेतृत्व, नेहरू जी का नेतृत्व उनको स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में खींच लाया। कैमूर की पहाड़ियों को चीरते हुए वो दिल्ली पहुंचे, एक सियासतदान बने। मैं बात दोहराना नहीं चाहता, यहां पर बहुत बहस हुई है। जो मंत्रिमंडल उन्होंने सौंपे किए, जो सफलताएं प्राप्त की गई, पदोन्नति लाए जब रेलवे मिनिस्टर थे, और जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जब कृषि मंत्री थे तो हरित क्रांति आई। राहुल जी, बाबूजी हमेशा कहा करते थे, शायद पता न हो दोस्तों को, कि ईश्वर समदर्शी है या नहीं है, इस पे तो बहस हो सकती है, लेकिन भूख तो सभी को लगती है। और ये बाबूजी जानते थे। इससे पहले एक दस्तरी लेके हम दुनिया भर में जाते थे कि हमें अनाज दो, गला सड़ा अनाज हमें मिलता था। हरित क्रांति आई और 71 की लड़ाई इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, जब बाबूजी रक्षा मंत्री थे, एक नए मुल्क की पैदाइशी, एक नई उम्मीद, एक नई कौमियत, भूगोल बदल गया। तो ये थे बाबूजी। तो मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है बार बार उनकी जीवनी को मैं जब पढ़ता हूं। अभी मुझे रतनलाल जी से भी बात हो रही थी और कुछ लोग उनके बारे में समझा रहे थे, तो मुझे लगता है नहीं, समझना चाहिए, जानना चाहिए, हिम्मत मिलती है। और ये जो मुहिम चलाई है राहुल गांधी जी ने, इसको आगे बढ़ाने की ताकत मिलती है। दोस्तों, ये वक्त बड़ा कठिन वक्त है, जटिल वक्त है। हमारा भविष्य किसी और के हाथों में गिरवी है, और वो ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों की परछाइयों में डरे छुपे बैठे थे। क्या पता, बाबूजी कहा करते थे कि हक मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हम मिलकर संघर्ष करेंगे। जो जरूरतमंद हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए संघर्ष करेंगे। जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे खड़े होते हैं, उनके लिए संघर्ष करेंगे। ये संकल्प लीजिए आप सब, ये वादा करिए, ये दावा करिए कि हम लड़ेंगे, जोर शोर से लड़ेंगे, छाती ठोक के लड़ेंगे, कफन बांध के लड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये वक्त आ गया है
कि इस मिट्टी, ये फिजाएं एक बार फिर आपकी कुर्बानियों का इंतजार कर रही हैं। हम राहुल जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मैं दुआ करता हूं। धन्यवाद अभिजीत जी। अब मैं और ज्यादा आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता। पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे न्याय योद्धा जननायक राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता, भारत को बचाने की सबसे शक्तिशाली आवाज को मैं आमंत्रित करता हूं आपके बीच आए और हम और आपका सबका मार्गदर्शन करें। जय 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 भीम। जय 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 भीम। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, सामाजिक न्याय लेकर रहेंगे, सामाजिक न्याय लेकर रहेंगे। राजेश राम जी, शकील अहमद खान जी, कृष्णा लवारू जी, अंशुल अभिजीत जी, शशि पंडित जी, ओम प्रकाश महतो जी, बच्चू प्रसाद बीरू जी, डॉक्टर केपी सिंह जी, मुख्तार अंसारी जी, डॉक्टर नसीब इकबाल कमाली जी, संजीव कुमार बिट्टू जी, ज्ञान रंजन जी, उषा जी, श्याम सुंदर ठाकुर जी, भागीरथ मांझी जी, अनिल जयहिंद जी, भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। संदीप दीक्षित जो शीला जी के बेटे हैं, वो एक पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट चलती है ना, वो एक पॉडकास्ट बनाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके पॉडकास्ट पे जाऊं। बातचीत होती है, वीडियोग्राफी होती है, फिर उसको मतलब YouTube पे डाला जाता है। तो मैं गया और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपके परदादा नेहरू जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, नेता थे, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। आपके मुताबिक आपके परदादा क्या थे और आप उनसे क्या सीखे? कमरे में नेहरू जी की फोटो थी, एक तरफ गांधी जी की पेंटिंग थी, और मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे जो परदादा नेहरू जी थे वो असलियत में क्या थे। और दोनों फोटो को मैं देख रहा था और मेरे दिमाग में बात आई कि ये दोनों जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये दोनों सच्चाई से मोहब्बत करते थे। और अगली लाइन में मैंने बोला, सिर्फ नेहरू जी नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी जी नहीं,
उसमें आप एक लंबी लिस्ट लगा सकते हो। उसमें आप अंबेडकर जी को जोड़ सकते हो, उसमें आप, ये लाइए जरा फोटो, उसमें आप इनको भी जोड़ सकते हो। और ये फोटो अभी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी बताइए? क्योंकि जो इनकी पत्नी है और इनके बीच में समानता है, रिस्पेक्ट है। ये देखकर ये पता लग रहा है कि रिस्पेक्ट है। तो ये सब लोग, और आप हजारों साल पहले शुरू कर सकते हैं। बुद्ध भगवान सच्चाई से मोहब्बत करते थे, सच्चाई से दूर नहीं जा सकते थे। गुरु नानक, कबीर, बसवना, नारायण गुरु, लिस्ट है। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। और इस किताब के अंदर अंबेडकर जी की सोच, फूले जी की सोच, गांधी जी, नेहरू जी, गुरु नानक जी, कबीर, जिन लोगों को हिंदुस्तान मानता है और रिस्पेक्ट करता है, उनकी सोच इसके अंदर है। तो जब मैं इस किताब को, और जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। और अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अब ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, ये सच्चाई है, तो मुझे ये बोलनी ही पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान की सच्चाई का रक्षक है, और जो हजारों सालों का जो विजडम है, जो हिंदुस्तान के लीडर्स ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस देश की जनता से सीखा, वो इसके अंदर है। अंबेडकर जी ने दलितों की लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़े। सिखाया किसने? सिखाया देश के दलितों ने। जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे, उस दुख को अंबेडकर जी समझे, उस सच्चाई को अंबेडकर जी समझे, और उस सच्चाई के लिए अंबेडकर जी लड़े। इसीलिए महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी,
जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। और आजकल क्या हो रहा है, सच्चाई बोलना हिंदुस्तान में मुश्किल है, आसान नहीं। आप देख लीजिए, हमारी पॉलिटिक्स को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, बोल नहीं पाते हैं। पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है, और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। ये पूरे देश को दिख रहा है। मगर एग्जाम्पल क्या दिया? बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है। और यही आप लोग कर रहे हो, यही आप लोग कर रहे हो। आप लोग डरते नहीं हो, आप लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। आपके अंदर, खून के अंदर फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं, और इनकी विचारधारा आपके खून के अंदर है, मेरे खून के अंदर है, और इसको कोई नहीं मिटाने जा रहा है, कोई मिटा ही नहीं सकता। मैं आपको आज 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, मगर मेरी माइंड में एक सवाल है। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, आप में से, आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा? देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। सीधी बात करूं, सीधा बोलूं, ठोक के, हमारे यहां पे केपी सिंह जी हैं। कहां है केपी सिंह जी? आइए आइए। केपी सिंह जी, अब गलत मत मानना जो मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, केपी सिंह जी ने कहा, बैठिए बैठिए, आइए। केपी सिंह जी ने कहा कि मैं ऑर्थोपीडिक सर्जन हूं। कहा ना आपने? कहा। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में डेलीगेशन आया, वहां पे ऐसे ही एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूं। और मैंने उससे यही कहा कि देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं मगर शायद आपको अच्छा ना लगे, इजाजत है? उन्होंने कहा हां, कह दीजिए। और वही मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, इजाजत है? देखिए, आप में ऑर्थोपीडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपीडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपीडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपीडिक सर्जन नहीं हो।
क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है। आप सोचते हो कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, मगर आप अस्पताल को कभी नहीं चला पाओगे। आपको चलाने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं चलाने दिया जाएगा। और अगर आप में क्षमता चलाने की हो तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपने बैंक लोन ले लिया और आपने अस्पताल भी शुरू कर दिया, तब ब्यूरोक्रेसी आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो आपके मन में लग रहा है आपको कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मगर ऑर्थोपेडिक सर्जन के सच्चे औजार आपके हाथ में नहीं है, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। डेलीगेशन में दलित प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैं आईआईटी प्रोफेसर हूं। मैंने उनसे कहा नहीं भैया, आईआईटी प्रोफेसर की पूरी क्वालिफिकेशन आप में है, मगर सिस्टम आपको सच्चा आईआईटी प्रोफेसर नहीं बनने देगा। और यह सच्चाई आस्ते 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 मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस किया और बात अब तेलंगाना में कास्ट सेंसस से बहुत आगे निकल गई है। तेलंगाना में हम आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सामाजिक इंफॉर्मेशन, कि आप अपने सपने में भी नहीं देख पाओगे। वो कैपेबिलिटी अब तेलंगाना की सरकार के हाथ में है। मैं आपको आज स्टेज से बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में देखें और उन लोगों की लिस्ट निकालें जिन्होंने बैंक लोन लिया है, सरकारी बैंक लोन, सरकारी बैंक से लोन या प्राइवेट बैंक से लोन, उस लिस्ट में आपको ना एक ओबीसी मिलेगा, ना एक ईबीसी मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तेलंगाना की सबसे बड़ी कंपनियों की आप लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीईओ की लिस्ट निकालिए। यह सब हम तेलंगाना में अब कर सकते हैं। उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, आप हैरान हो जाओगे। मैनेजमेंट में, सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, 0 है, 0 है ही नहीं। और आप दूसरे तरफ मजदूरों की लिस्ट निकालो, जो 21वीं सदी के नए मजदूर बने, गिग वर्कर्स, जो उबर चलाते हैं, जो 21वीं सदी की मजदूरी करते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। 90% से ज्यादा, 95% दलित, पिछड़ा वर्ग, ईबीसी,
आदिवासी, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की लिस्ट निकालो, दलित, ओबीसी, ईबीसी, आदिवासी, अति दलित। और मैं सिर्फ कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां भी आप देखो, आप हुई नहीं। और तेलंगाना में अब वो पूरा का पूरा डेटा हमारे हाथ में है, जो नरेंद्र मोदी जी आपके हाथ नहीं डालना चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही हमें वो डेटा दिखा, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है, कि 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। दस 15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। अदानी, अंबानी, 10 नाम है। और आपका लाखों करोड़ रुपया सीधा आपके जेब में से उनके जेब में ट्रांसफर होता है। जीएसटी आप देते हो, कर्जा माफ उनका होता है। जीएसटी आप देते हो और ठग से कर्जा माफ उनका होता है। आप स्कूटर में पेट्रोल भरते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप अपने बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप बीमार होते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। तो आप सबको घेर के रखा हुआ है, इसलिए आपसे सांस नहीं ली जा रही है। क्योंकि पूरे सिस्टम ने आपको घेर के रखा हुआ है। और उसमें गरीब जनरल कास्ट भी हैं, वो भी उन कंपनियों में नहीं जा सकते, वो भी डॉक्टर नहीं बन सकते, वो भी लॉयर नहीं बन सकते। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। सुल्तानपुर में मैं गया, वहां पे चेतराम मोची जी हैं। पता नहीं आपने वीडियो देखा, नहीं देखा? देखा था? तो मेरी दोस्ती हो गई उनसे। मैंने गाड़ी रोक दी, मैं वहां जाके बैठ गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे फंसाया गया है, किस प्रकार से फंसा के रखा हुआ है। मैं गया, 40 मिनट में उनके साथ बैठा। मैंने देखा कि हुनर की कोई कमी नहीं है। उनसे आप कोई भी उनको आप कोई भी जूता दे दो और कहो भैया इसको बना दो, कोई भी हो, मतलब ब्रांडेड जूता हो, ये आपने पहना हुआ ये हो, कुछ भी, 2-3 घंटे में वही जूता आपको मिल जाएगा, उससे अच्छा मिल जाएगा। और मैंने उनसे पूछा आप यहां कितने साल से हो? कहते हैं 40 साल से हूं राहुल जी, 40 साल। फिर मुझे देख के कहते हैं राहुल जी ये मेरा बेटा है,
अब ये यहां मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा क्यों? और फिर सिर नीचे करके कहते हैं कि राहुल जी 40 साल में मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी। एक ही आदमी ने, मेरे पिता ने मुझे रिस्पेक्ट और इज्जत दी थी। मैं यहां आता हूं, सुबह आता हूं, दिन भर काम करता हूं, घर चला जाता हूं। 40 साल में मुझे एक व्यक्ति ने इज्जत नहीं दी। अकेले काम कर रहे थे। बेटा कह रहा था मुझे नहीं करना काम, मैं जा रहा हूं, मैं नौकरी करूंगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए, अगर आप अपने काम को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हो तो आप क्या कदम लोगे? एकदम उन्होंने मुझे बोला कि देखिए राहुल जी, मैंने एक मशीन है, मैंने उसकी फोटो देखी थी, अगर वो मशीन मुझे मिल जाए तो मेरा काम डबल हो जाएगा ऐसे ही। तो हमने क्या किया, बहुत महंगी मशीन नहीं थी, हमने किसी राजनेता से वो मशीन डोनेट करा दी और उनको हमने मशीन दे दी। नहीं, अभी ताली मत बजाइए, अभी ठहर जाइए, ताली बजाने की बात अभी आ रही है। 3 महीने बाद मुझे फोन आता है, चेतराम मोची जी कहते हैं राहुल जी मैं बड़ा खुश हूं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी मेरी अब 2 दुकानें हैं, 10 लोग मेरे लिए काम करते हैं। दस लोग मेरे लिए काम करते हैं, मेरी 2 दुकानें हो गई हैं। मुझे लग रहा है इस मशीन से कि मैं 4-5 दुकानें खोल पाऊंगा। अब चेतराम मोचिनी ने मुझे एक और बात बोली। जब मैं उनके साथ बैठा था, मुझे बोला राहुल जी यूपी सरकार ने मुझे एक बार ट्रेनिंग पे बुलाया, उनकी योजना थी ट्रेनिंग पे बुलाया। तो मैंने उनसे कहा क्या सीखे? कहते राहुल जी मैं वहां गया, ट्रेनर से ज्यादा तो मुझे मालूम था। वो ट्रेनर को मतलब वो तो ट्रेनर मोची नहीं था, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने कुछ टाइम उसको समझाने की कोशिश की, मगर फिर वो समझा नहीं तो वापस आ गया। अब आप देखिए हुनर किसके हाथ में है? चेतराम जी के हाथ में। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो बात समझिए क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग का नेटवर्क कंट्रोल में है। मशीन क्यों नहीं मिल रही? बैंक का सिस्टम कंट्रोल में है। ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चेतराम जी ट्रेनिंग के सिस्टम में ही नहीं है। जिसके पास हुनर है, जिसके पास ज्ञान है, वो ट्रेनिंग करा ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया? इससे मैंने क्या सीखा? मैंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और मैंने उनको सुझाव दिया। मैंने कहा कि देखिए ये पता लगाइए ये आप कर सकते हैं या नहीं।
आईटीआई के सिस्टम में क्या होता है? ट्रेनिंग होती है, बढ़ई की ट्रेनिंग होती है, प्लम्बर की ट्रेनिंग होती है, मोची की ट्रेनिंग होती है, कुम्हार की ट्रेनिंग होती है, ये सब ट्रेनिंग होती है। तेलंगाना में मैंने चीफ मिनिस्टर को सुझाव दिया कि आप ऐसे कीजिए, आप सर्टिफिकेशन सेंटर बनाइए। तेलंगाना में लाखों मोची हैं, नेटवर्क है मोची का, उस नेटवर्क के अंदर हुनर है, कैपेबिलिटी है। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि ट्रेनिंग इनसे करवाइए। तो हजारों मोची, जो गुरु शिष्य की परंपरा है हिंदुस्तान में, हजारों मोची ट्रेनिंग कराएंगे, सर्टिफिकेशन सरकार करेगी। और जब एक मोची ट्रेनिंग करेगा और उसका शिष्य सर्टिफिकेशन पाएगा, तो मोची के बैंक अकाउंट में सीधा सरकार पैसा डालेगी। तो मेरा कहना है, सवाल पूछता हूं आपसे, बढ़इयों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? मोचियों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? बढ़इयों का अपना ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं है? हुनर तो उनके पास है। तो जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया है, वो विकास के सिस्टम को ही बदलने जा रहा है। क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। डेटा की सदी है, सब लोग डेटा की बात करते हैं। तेलंगाना में हमारे पास जाति का पूरा डेटा हमारे हाथों में है, और इस डेटा के साथ हम तेलंगाना की पूरी राजनीति को बदल सकते हैं। और जो सचमुच में आपका हक है, जाति जनगणना के माध्यम से वो हम आपको दिलवा सकते हैं। और सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया देखो, जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। मोहन भगवत जी कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगती है, आप अस्पताल जाते हो, कभी आपसे डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे मत करो। एक्सरे से कोई नुकसान थोड़ी होता है, एक्सरे से सच्चाई पता लगती है। वो ही हम कर रहे हैं। एक प्रकार से हम सामाजिक एक्सरे कर रहे हैं कि भैया सच्चाई क्या है, किसके पास कितना धन है, कौन कहां बैठा है, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, गरीब लोग कितने घुस पा रहे हैं, कौन सी जात के लोग कहां घुस रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किन लोगों को कैसे रोका जा रहा है, ये सब जाति जनगणना से मिल जाएगा। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी कदम है। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी इसको रोकना चाहते हैं, और इसको अब दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। बिहार में कांग्रेस पार्टी का मैं आपको रोल बताता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, गठबंधन की जिम्मेदारी, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं,
ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इन सब को जोड़कर, इन सबको जगह देकर, इज्जत देकर, रिस्पेक्ट देकर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी का है। और मैं आपसे पहला व्यक्ति हूंगा जो आपसे कहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहले काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। और हम अपनी गलती से समझे हैं और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ जो बिहार के कमजोर लोग हैं, बिहार के गरीब लोग हैं, छोटी जात, छोटी अलग अलग जो ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित के लोग हैं, उन सब को हम लेकर एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। और अगर आप हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स को देखें तो यह बात और भी गहराई से हुई है। मैंने और खारगे जी ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। आपका काम दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है और आपको यह काम बिना झिझके, बिना डरे यह काम पूरा करना है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। जो बिहार में हुआ है, जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, चुने हुए अरबपतियों की राजनीति चल रही है, अदानी अंबानी की राजनीति चल रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसको हम हराने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस देश को बिहार की जनता डायरेक्शन देती है। जब भी राजनीतिक बदलाव आता है, अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक बदलाव आया, बिहार की जनता ने यह बदलाव लाने का काम किया था और हम समझते हैं कि बिहार की जनता फिर से यह काम करना चाह रही है और यह काम करेगी। और हम आपके साथ मिलकर, शामिल होकर यह काम करना चाहते हैं। सबसे जरूरी लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है। हमारी जो पुरानी विचारधारा है, बिल्कुल मतलब ऐसे, और जो इसके सामने आएगा, आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कह रहे थे 400 पार, देखा आपने 400 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई, यूं किए कि मैं बदलूंगा नहीं इसको। तो
कॉन्स्टिट्यूशन ने और आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और जहां भी देखिए, और जहां भी मेरी जरूरत होगी, बिहार के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान